हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने पीवाईक्यू पार्ट 5 जीके का जो है नेक्स्ट लेक्चर लेकर के, जिसमें कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 का जो है रिवीजन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इसका रिवीजन करेंगे। बाकी जो लोग पहले लेक्चर्स को नहीं देखे जा करके देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स का रिवीजन जो है हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको भी आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी चलिए बिना किसी देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम लोगों को जो है लास्ट 8 लेक्चर बच जाएंगे, तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका बोलता है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपका सबसे पहले तो याद रखना है कि भाग नंबर 6 को ये डील करता है। ठीक है, भाग नंबर 6 में ही आपका जो है स्टेट को लेकर के बात है, और उसमें आपका जो आर्टिकल नंबर 214 से लेकर के 233 वाला जो आर्टिकल है वो आपका डील करता है किससे, हाई कोर्ट से। तो इसमें जो सबसे पहला वाला आर्टिकल है 214 नंबर, वो आपका कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। तो करेक्ट आंसर तो 214 यहाँ पर जो हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे कि 231 वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, तो इसमें है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक उच्च न्यायालय होगा। ये चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल नंबर 231 में लिखा गया है, जिसको कि 7th अमेंडमेंट जो 1956 था ना, उसके अंतर्गत ये चीज़ें ऐड किया गया था। ठीक है, बाकी 7th ही अमेंडमेंट से और भी 2 चीज़ें हुई हैं, जैसे कि पहला कि इसमें जो है भाग 7 जो है अभी मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली है, तो उसको हटाया गया था 7th अमेंडमेंट करके ही। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे 2 या अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये चीज़ भी आपका 7th अमेंडमेंट जो हुआ था ना 1956 में, उसी के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कंबाइंड हाई कोर्ट किसका किसका है, तो अंडमान निकोबार एंड कोलकाता का जो है हाई कोर्ट कंबाइंड है, जहाँ जो कि क्या कहाँ पर है, तो कोलकाता में ही है। ठीक है, बाकी दादरा नगर हवेली का भी यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में लगता है। ठीक है, और चंडीगढ़ की बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे लगता है। लक्षद्वीप का केरला में लगता है, पुडुचेरी का मद्रास में लगता है, और जम्मू एंड कश्मीर का आपका जो है लद्दाख में लगता है। इसके अलावा पूछेगा भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय याद रखना है। 1862 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट अलग है। ठीक है, यहाँ पर तो हाई कोर्ट पूछा है ना, तो हाई कोर्ट वाला 1862 में पहला, ठीक है, कलकत्ता का। उसके बाद आपका जो है इलाहाबाद का हुआ था, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट का स्टैब्लिश हुआ था। इसके अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछेगा, तो न्यूनतम आयु कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ मैक्सिमम होता है कि मैक्सिमम 62 ईयर्स तक होगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का भी सेम कोई मतलब न्यूनतम सीमा नहीं होती, लेकिन अगर मैक्सिमम बात करेंगे तो 65 ईयर होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा, मतलब उसकी जो है क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले तो कि भारत का जो है नागरिक होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें से कोई भी एक होगा तो वो जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जो है एलिजिबल होगा। जैसे पहला तो कि मैंने बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है कि वह लगातार कम से कम 5 वर्षों तक जो है किसी उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, मतलब पहला तो कि ये वाला कंपलसरी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो है 5 साल तक जो है किसी उच्च न्यायालय या फिर ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों के न्यायाधीश रहा हो तो वो एलिजिबल होगा। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा कम से कम 10 साल तक जो किसी हाई कोर्ट में या फिर 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार वकील, अगर 10 साल तक वकील है तो भी बन सकता है, या 5 साल तक जो है कोई हाई कोर्ट का न्यायाधीश है तो भी बनने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में जो है पारंगत विद्वता होना चाहिए, मतलब एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि हाँ आप जज बन सकते हैं राष्ट्रपति की नज़र में, तो आप जो है एलिजिबल होंगे। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी, अब ऐसा नहीं कि तीनों होना चाहिए, कोई भी तीनों में से एक रहेगा तो आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट का भी सिमिलरली है, मतलब पहले तो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद कम से कम 10 वर्ष तक जो है भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहा हो, मतलब 10 वर्ष तक किसी भी भारत के क्षेत्र में जो है न्यायिक पद पर रहा हो, चाहे वो वकील ही क्यों न रहा हो, कोई छोटे से कोर्ट में एडवोकेट जो रहता है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आप देखे होंगे, तो उसमें ही क्यों ना हो। ठीक है, इसके अलावा कम से कम 10 वर्ष तक लगातार हाई कोर्ट या फिर 2 या अधिक से ऐसे न्यायालयों का वकील रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है अगर हाई कोर्ट का आपको न्यायाधीश बनना है तो। इसके अलावा बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद फिल इन द ब्लैंक्स में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो ये आपका बात कर रहा है बैकवर्ड क्लास से, तो बैकवर्ड क्लास आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका 338B1 में है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है आपका 338B1 में है। बाकी भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठन किया गया था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश गठन किया गया था, आपको पता होगा। इसके अलावा 350 जो बी है आपका
ठीक है, ये आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान करता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा 338 पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले जो ये SC एंड ST के लिए जो विशिष्ट अधिकारी हुआ करता था, मतलब उसका प्रावधान था 338 में, जिसको कि जो अधिकारी वाला पार्ट इसको चेंज करके आयोग बना दिया गया था 65 अमेंडमेंट करके। फर्दर इसमें एक और अमेंडमेंट होता है 89th अमेंडमेंट, जिसके अंतर्गत जो SC वाला है उसको अलग कर दिया गया और ST वाला अलग कर दिया गया। तो SC वाला जो है मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपका 338 में चला गया, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वाला आपका 338A में चला गया, और फिर इसके बाद 102nd अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद मतलब इसमें जो है बैकवर्ड क्लास को यहाँ पर जो ऐड किया गया 338B में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद हो गया। इसके अलावा बोला उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग के लिए एक अस्थायी वैधानिक निकाय गठित करने का भी निर्देश दिया था 102nd अमेंडमेंट के तहत ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बोला 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के फिल इन द ब्लैंक्स के तहत केरल में शासन का कार्यभार संभाला। तो केरल में अगर बोलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर सरकार ने भारतीय संविधान के शासन संभाला, तो ये आपका 356 के तहत यहाँ पर होगा। ठीक है, क्यों ये होता है, जब मान लीजिए कि किसी राज्य में जो है अगर सरकार जो है उस राज्य को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाती है, तो ये चीज़ क्या होता है आर्टिकल नंबर 356 के तहत। ठीक है, वही चीज़ लिखा है, यदि किसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि सरकार राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चला सकती है, तो उस केस में जो है वो खुद ही जो है केंद्र सरकार जो उसको अपने हाथों में लेकर के उसको जो है देखभाल करेगी। ठीक है, तो 356 के तहत होगा। आर्टिकल नंबर 355 में लिखा गया, केंद्र सरकार को राज्यों की रक्षा करने और सुनिश्चित करने की कर्तव्य देता है कि राज्य संविधान के अनुसार शासन करेगा। ठीक है, आगे है 365 नंबर आर्टिकल, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, कि जब भी कोई राज्य जो है केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या फिर उसे प्रभावी करने में विफल रहता है, तो ये आपका जो आर्टिकल नंबर 365 में इसके रिगार्डिंग प्रावधान दिया गया, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपका उस राज्य का जो है शासन देखा जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, ENSO जलवायु पैटर्न के ठंडे चरण का नाम क्या है जो क्षेत्र के सतही जल के असामान्य रूप से ठंडा होने का वर्णन करता है। तो देखिए, अगर ठंडे चरण बोलेगा तो ठंडा चरण वाला होगा ला लीना, इसी का अपोजिट होता है आपका अल नीनो एक करके। ठीक है, तो अल नीनो इसका अपोजिट होता है। ला लीना की बात करेंगे तो इसको स्मॉल गड के नाम से जानते हैं। इसमें आपका जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, इसी का जो अपोजिट होता है अल नीनो, जो कि चाइल्ड क्राइस्ट या फिर स्मॉल बॉय के नाम से आता है, और इसमें कम वर्षा होती है जो कि मानसून पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, प्रतिकूल मीन्स की बुरा प्रभाव डालती है। इसी में एक होता है तहिती और डार्विन। ठीक है, तो जब डार्विन या मतलब तहिती से ज़्यादा हो जाता है तो दाब में अंतर होता है, और अगर मान लीजिए कि ऋणात्मक में अगर ये चीज़ें चली गई है दाब, ठीक है, तो ये आपका अल नीनो आता है। अल नीनो में क्या होता है, भारत में कम वर्षा होती है और मानसून में देरी होती है, और अगर मान लीजिए कि धनात्मक हो गया दाब, ठीक है, तो ला नीना आता है उस केस में, और उसमें अधिक वर्षा होती है और मानसून जो है सबसे मतलब जल्दी ही आ जाती है। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक कब होगा तो डार्विन ज़्यादा हो जाएगा तहिती से, और धनात्मक कब होगा जब तहिती ज़्यादा हो जाएगा डार्विन से। ठीक है, बस ये टेक्निकल टर्म्स है, आप इसको याद कीजिएगा, ज़्यादा उतना लोड नहीं लेना कि आखिर ये है क्या। ठीक है, बस सिंपल से ये याद करते चलना आपको। आगे है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, बोला सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के पानी के ऊपर उठने और गिरने की आवृत्ति जो है कितनी होती है। तो 2 आपका होता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये समुद्र के ऊपर उठने और गिरने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको ज्वार भाटा बोलते हैं। कैसे ज्वार भाटा आती है थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो देखिए 2 सिचुएशंस हो सकता है। पहला कि जब जो है अर्थ जो है और मून जो है और जो सन है तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि मून का भी कुछ अपना कुछ ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी के कारण जो समुद्र का पानी है थोड़ा सा यहाँ पर उठता है। ठीक है, और इधर उधर कुछ नहीं होता ऊपर नीचे, तो यहाँ पर जो है आपका निम्न ज्वार होता है। ठीक है, और एक साइड इस तरफ जो है आपका अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है यहाँ पर उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। तो साइड जो है उच्च ज्वार होता है और ऊपर नीचे जो है आपका निम्न ज्वार होता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपका मून अर्थ और सन कैसे होता है, जब एक सीधी रेखा में होता है तब ये चीज़ होता है। ठीक है, और इस केस में जो है दीर्घ ज्वार आता है, और इसमें जो हाई टाइड बनता है वो हाई टाइड जो है काफ़ी हाई होता है लो टाइड से। ठीक है, और इसको हम लोग जो स्प्रिंग टाइड या फिर बसंत ज्वार के नाम से जानते हैं। और यही चीज़ क्या होता है जब आपका मतलब बस सन का जो पोजीशन है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर हो जाता है, जैसे इस केस में हो जाता है, तब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका जो लघु ज्वार आता है जब तीनों समकोण पर होता है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है कि जब तीनों समकोण पर रहेगा तो आपका लघु ज्वार आएगा, और जब तीनों एक सीधी रेखा में आएगा तो दीर्घ ज्वार आएगा। ठीक है, और जो दीर्घ ज्वार होता है उसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं या फिर बसंत ज्वार कहते हैं, और जो मतलब लघु ज्वार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीप टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। बाकी आगे है
तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स। इसके अलावा पूछेगा सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सैडल पीक पूछेगा तो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में भी पूछेगा कहाँ पर? तो ये है आपका जो उत्तरी अंडमान है वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है, याद रखिएगा। और राजधानी अगर पूछेगा अंडमान निकोबार की तो श्री विजयपुरम है, ठीक है। और दक्षिणी अंडमान में जो कि लोकेटेड है। इसके अलावा गुरु घासीदास के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने सतनामी मूवमेंट चलाया था। इसके अलावा बात करते हैं अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पर जो नेशनल पार्क के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का याद रखिएगा कि इसका एक ट्रिक है, इंदर जो है हिम पे खीर खा रहा था और पिन से सिम निकाल रहा था, यानी इंदर से इंदर किला हो जाएगा, हिम से हिमाचल प्रदेश, खीर से खीर गंगा हो जाएगा, पिन से पिन घाटी हो जाएगा जो कि लाहौल स्पीति घाटी होता है उसके पास अवस्थित है, सिम से सिम्बलवाड़ा हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख यहाँ पर क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। इसके अलावा बिहार का एकमात्र आपको याद रखना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में भी एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अलग अलग टाइगर रिजर्व है और बर्ड सेंचुरी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कि इसको याद करने का है कि यूपी के पीलीभीत के नवाब की बेटी चंद्रप्रभा को चंबल के किनारे दूध से नहाते हुए देखा गया, यानी पीलीभीत से पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो जाएगा, नवाब से नवाब पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, चंद्रप्रभा से चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, चंबल से चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा और दूध से दुधवा। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो दुधवा, बाकी इसके अलावा ये सब टाइगर रिजर्व और ये जो है अभ्यारण्य भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर है मतलब नेशनल पार्क, तो इसको याद करने के लिए है कि एमपी के संजय और माधव जो है अपने बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेकर के पान खा करके मंडे को 7 बजे वैन से पहुंचे, ये ट्रिक है। तो इसको याद कर सकते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव से माधव नेशनल पार्क, बंधु से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, 5 से पेंच, ठीक है, 5 से पेंच होना चाहिए, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क, 5 से पन्ना नेशनल पार्क और मंडे से मंडोला और 7 से सतपुड़ा और 1 से वन विहार नेशनल पार्क। ये सब आपके जो मध्य प्रदेश के हैं। असम का पूछेगा तो ऐसा याद करिएगा ट्रिक इसका, माना ना मेरी काजी करवा दी मेरी शादी औरंगजेब के साथ, ठीक है। माना से हो जाएगा मानस, नामेरी से हो जाएगा नामेरी, ठीक है, काजीरंगा हो जाएगा काजी से, शादी से आपका दिहांग हो जाएगा लास्ट वाले दी से, औरंग से औरंग नेशनल पार्क हो जाएगा और शेख से हो जाएगा डिब्रू सेखोवा, ठीक है। तो ये सब आपका जो है असम का है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क हम लोगों ने पढ़ा वो एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। इसी के अलावा गुजरात में अगर बात करेंगे तो गुजरात में मेरी ब्लैक वैन बीच पर गिर गई, ऐसे इसका ट्रिक है। मेरी से हो जाएगा मेरीना नेशनल पार्क, ब्लैक से हो जाएगा ब्लैक बक, वैन से हो जाएगा वंसीदा, ठीक है, या वनसाड जिसको बोलते हैं, वंसीदा ही होना चाहिए, वनसाड तो उधर हो जाएगा साउथ वाले में ना, वंसीदा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा गिर से गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाटिक लायंस के लिए जो फेमस है। तो ये हो गया गुजरात का। राजस्थान का पूछेगा तो याद रखिएगा, राजा मुकुंद इज रनिंग इन साड़ी इन डेजर्ट, लेकिन क्यों, ठीक है। तो मुकुंद से हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, रनिंग से हो जाएगा रणथंभौर, साड़ी से हो जाएगा सरिस्का, डेजर्ट से तो आपको ये कन्फ्यूजन होगा नहीं क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट भी होता है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क। इसके अलावा क्यों से केवलादेव नेशनल पार्क, ये सब आपका राजस्थान का है। और डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में याद रखिएगा, इसको जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। मणिपुर में एक मोस्ट फेमस केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसी पर लोकटक लेक भी आपका जो है लोकेटेड है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूछेगा तो हेमिस याद रखना है, सलीम अली याद रखना है, दाचीगम याद रखना है और किश्तवाड़ याद रखना है, ठीक है। और हेमिस के बारे में याद रखिएगा कि ये जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के बारे में, तो बोला वेस्ट बंगाल की जो है जलपरी नोरा सिंगल है और बड़ी सुंदर और गोरी है लेकिन बॉक्सर है, ठीक है। तो जलपरी से जल्दापाड़ा हो जाएगा, नोरा से न्योरा वैली हो जाएगा, सिंगल से सिंगाली हो जाएगा, सुंदर से सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरी से गोरुमारा और बॉक्सर से बुक्सा। तो ये सब आपका पश्चिम बंगाल का है। कर्नाटका का याद रखिएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसको नागरहोल के नाम से जानते हैं, कुद्रेमुख, अंची और बनेरघट्टा, ये सब आपका कर्नाटका का है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि राजीव नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है, ठीक है। तो राजीव नगर से राजीव नगर, कूड़े से कुद्रेमुख, अंश से अंशी और बैन से बैनरघट्टा। आगे है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का याद कीजिएगा, अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई, गुड्डी, इसके अलावा इंदिरा गांधी, मन्नार की खाड़ी और पलनी, ये सब आपको याद करना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप चाहे तो उसमें कुछ अपना लॉजिक लगा सकते हैं या कुछ ऐसे स्टोरी फॉर्म में याद कर सकते हैं इसको ताकि लंबे समय तक याद रहे। केरल की बात करेंगे तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार और शांति घाटी जो है ये सब केरला का है। उड़ीसा का पूछेगा तो मोस्ट फेमस भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। 7th नंबर क्वेश्चन है, 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका में के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है। एक आपका सिर्फ इंडिया हाउस था जो कि लंदन में हुआ था 1905 ईस्वी में, जिसको कि श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ठीक है। और द सोशलिस्ट की भी इन्होंने किया था,
ठीक है। तो ये अलग होता है, यूनाइटेड इंडिया हाउस अलग होता है और इंडिया हाउस सिर्फ अलग होता है। तो यूनाइटेड इंडिया हाउस पूछेगा तो तारकनाथ दास और जी डी कुमार याद रखना है, और सिर्फ इंडिया हाउस पूछेगा तो 1905 आपका श्यामाजी कृष्ण वर्मा याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा वी डी सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला 1899 में गठन किया था, जो कि बाद में अभिनव भारत सोसाइटी से जाकर के मर्ज हो गया था 1904 में। नेक्स्ट है 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी एकता और फिल इन द ब्लैंक्स के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी। तो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए जो है यहाँ पर ये चीज़ किया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक मनिकटोला बॉम्ब षड्यंत्र हुआ था 1908 ईस्वी में, जिसमें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड पर जो है बम फेंका था। इसके अलावा बंगाल का विभाजन कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1905 ईस्वी में हुआ था, कर्जन के द्वारा हुआ था, जो कि कार्यकाल इसका था 1899 से 1905 ईस्वी के बीच में। कारण क्या बताया जाता है बंगाल का विभाजन का? कारण बताया जाता है प्रशासनिक सुविधा को के आधार पर कि मतलब प्रशासनिक सुविधा सही होगी, लेकिन वास्तव में वो बंगाल की शक्ति को क्या करना चाहते थे, अंग्रेज कमजोर करना चाहते थे, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या हो गया, बंगाल जो दो भागों में बढ़ गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंदू बहुसंख्यक थे और पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक थे, ठीक है। घोषणा कब किया गया? तो जुलाई 1905 में, लेकिन वास्तव में ये एप्लीकेबल कब हुआ? तो अक्टूबर 1905 को हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जब विभाजन हुआ तो इसके विरोध में जो है आपका 7 अगस्त 1905 को जो है यहाँ पर कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा किया गया। मतलब ये जो विभाजन हुआ था उसको विरोध करने के लिए जो है आपका स्वदेशी आंदोलन आया था, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को। लेकिन इसमें जो है मुसलमान जितने भी लोग थे वो इसको जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनको ऐसा मतलब था कि अगर हम जो है अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो वो हमारे लिए जो है अलग जो ढाका है वो हमको दे देंगे, ठीक है। मतलब ढाका वाला जो क्षेत्र होगा जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक था वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस आस में जो है वो मतलब सपोर्ट नहीं किए थे, स्वदेशी आंदोलन था उसको। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा विभाजन विरोधी आंदोलन के विरोध में एक पार्टी भी बनाया गया था, जो कि 30 दिसंबर 1906 को इसका गठन किया गया था, जो कि था मुस्लिम लीग, जिसके अध्यक्ष पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संस्थापक पूछता है नवाब सलीम उल्लाह और आगा खां, आपको याद रखना है ये दो व्यक्ति का नाम, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस का 1905 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बनारस में हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। मुख्य लक्ष्य अगर पूछेगा तो मुख्य लक्ष्य जो था वह विभाजन विरोधी आंदोलन था और स्वदेशी आंदोलन था, जिसमें कि था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है, ठीक है। तो ये सब आपका लक्ष्य रखा गया था 1905 में। फिर इसी के बाद 1906 में, जो कि दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में किया गया था ये वाला, जो कि कलकत्ता में होता, तो इसमें 4 प्रस्ताव और रखे गए थे, जिसमें कि था कि स्वराज हमको लेना है, जो विदेशी वस्तुएं बहिष्कार करना है, स्वदेशी वस्तुओं का मतलब अति करना है, अपनाना है, और राष्ट्रीय शिक्षा इसका जो है प्रमुख प्रस्ताव था 1906 में, ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा चीज़ें याद रखिए कि उन्होंने 1905 में जो है भारत माता की छवि को चित्रित किया था। यह पेंटिंग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है इन्होंने 1907 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही यहाँ पर जो है स्थापित किया था। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि आपका क्या किस नाम से जानते हैं इसको जानते हैं हम लोग मॉडलेमेंटो सुधार के नाम से। तो इसके बारे में कल भी हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो भारत की वायसराय की कार्यपालिका में एक भारतीय होगा, ये चीज़ यहाँ पर बोला गया था। एंड जो पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसके अलावा था इसमें कि मुस्लिम लीग को जो है मतलब पृथक निर्वाचनकरण, मुस्लिम थे उनको जो पृथक निर्वाचन दिया गया। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कल वाले लेक्चर में देखे थे, तो यहाँ पर नहीं देखेंगे। बाकी देखिए ये तो हो गया विभाजन। अब इसको ख़त्म कब किया गया? तो ख़त्म किया गया था 1911 में जो है इसको ख़त्म किया गया था। उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। इन्होंने ही दिल्ली दरबार बुलाया था, जो कि राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में बुलाया गया था। और इसमें क्या किया गया था? तो जो असम, बिहार और उड़ीसा जो था उसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसमें जो राजधानी है वो दिल्ली शिफ्ट किया गया था। पहले कोलकाता हुआ करता था, तो दिल्ली शिफ्ट किया गया था 1912 में। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी दिल्ली दरबार से अगर क्वेश्चन आ गया है तो याद रखिएगा कि टोटल 3 दिल्ली दरबार हुआ था। पहला आपका 1877 में लिटन के द्वारा हुआ था, दूसरा 1903 में कर्जन के द्वारा हुआ था, और तीसरा वाला 1911 में हार्डिंग सेकंड के द्वारा हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं 9th नंबर बोर्ड है, मेहरुनिसा ने फिल इन द ब्लैंक्स में सम्राट जहांगीर से शादी की थी, ठीक है। कब शादी किया था जहांगीर से? तो 1611 ईस्वी में यहाँ पर जो है मेहरुनिसा ने शादी किया था, ठीक है। जहांगीर की अगर बात करेंगे तो कार्यकाल इसका था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। अन्य नाम पूछता है तो अन्य नाम याद रखना है, राजकुमार सलीम था, ठीक है। जहांगीर का मैं बात कर रहा हूँ। शाहजहाँ का पिता अगर पूछेंगे तो शाहजहाँ के पिता का नाम था यहाँ पर मानमती या फिर मानमती, ठीक है। मानमती या मानमती, मतलब इसका मतलब होता है जगत गोसाई, ठीक है। तो ये शाहजहाँ की माता का नाम था। और जो जहांगीर थे शाहजहाँ के ही पुत्र थे, ठीक है। तो इनको जो है जंजीर आदिल कहा जाता था, यानी कि न्याय की जंजीर।
इसके अलावा 10th नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर जो है महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिल करके नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो है लड़ने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था? तो 1895 में यह किया गया था फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा फिनिक्स फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म, ये भी आपका साउथ अफ्रीका में ही किया गया था 1904-1910 में। ठीक है, इसके अलावा पत्रिका भी इन्होंने जारी किया था जो कि था इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन करके। बाकी दक्षिण भारत से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। इस दिन हम लोग जो है प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे के रूप में मनाते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है आपका, जानवरों के किस समूह में खंडित रीढ़ की हड्डी होती है? साथ ही कुछ आदिम रूप होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी को नोटोकॉर्ड या फिर पृष्ठरज्जु द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए नोटोकॉर्ड आपका जो देखने को मिलेगा आपका जो कशेरुकी होता है ना उसमें, ठीक है। और अगर पूछेगा खंडित शरीर आपको देखने को मिलता है एनालिडा में, ऑर्थोपोडा में और कॉर्डेटा में, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ आपको केवल कॉर्डेटा में ही देखने को मिला, यानी कि कशेरुकी में ही देखने को मिलता है। ये छड़ जैसी संरचना होती है, ठीक है, देखने में लगेगा कि ये छड़ है। इसके अलावा बात करें तो थोड़ा सा सिलोम के बारे में। सिलोम का मतलब होता है गुहा, ठीक है। तो 3 तरह का होता है, एक होता है एसिलोमेट, एक होता है यूसिलोमेट और एक होता है सूडोसिलोमेट। तो एसिलोमेट का मतलब होता है कि इसमें सिलोम जो होता है यानी कि कैविटी जो होता है वो अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें नहीं देखने को मिलता है। लेकिन वही यूकोसिलोमेट में देखने को मिलेगा, इसमें सच्चा सिलोम उपस्थित होता है। और सूडो वाले में आपका जो है नकली। सूडो का मतलब ये होता है यहाँ पे नकली। इसके अलावा ये सूडोसिलेमेट में जो होता है ना, ये झूठी गुहा, ये एक तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा एग्जाम्पल पूछेगा कि एसिलोमेट का एग्जाम्पल कौन कौन से है। तो पोरीफेरा के जितने भी आपके मतलब एनिमल्स होंगे, या फिर सिलेंट्रेटा के होंगे, या फिर टेनोफेरा के होंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीस के होंगे, ये सारे के सारे आपके एसिलोमेट के अंतर्गत आएंगे। बाकी ये जो यूकोसिलेमेट होते हैं ना, इसमें आपको जो है सिलोम दोनों तरफ जो है मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं। मेसोडर्म क्या होता है मैंने बता दिया था कल, जो हम लोगों ने जर्म लेयर पढ़ा था। तो जर्म लेयर में हम लोगों ने देखा था मेसोडर्म होता है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना, उसमें आपको ये मेसोडर्म देखने को मिलता है बीच में। तो ये जो है इसके द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं, शरीर की दीवारों की ओर और आंत की ओर होता है। इसमें आपका एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा आता है, ठीक है। और इसमें देखने को मिलता है आपका सच्चा सिलोम मौजूद नहीं होता है इसमें, जैसे कि मैंने बताया। ब्लास्टोसेल आंशिक रूप से मेसोडर्म कशेरुकियों से भरा होता है। शरीर का गुहा केवल शरीर की दीवार की ओर मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध होता है और आंत की ओर मेसोडर्म मौजूद नहीं होता है। इसको बोलते हैं नेमाटोडा, ठीक है। मतलब इसमें एग्जाम्पल क्या है, नेमाटोडा जो इसका एग्जाम्पल है सूडोसिलोमेट का। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठदंड यानी कि नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो ये होता है आपका एक लचीला छड़ के आकार की संरचना होती है जो सभी जीवों में भ्रूण और वयस्क अवस्थाओं में पाई जाती है। यह पाचन नली और तंत्रिका रज्जु के बीच में स्थित होता है और सहारा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। मेसोडर्म से ये उत्पन्न होता है, ठीक है। छड़ जैसी संरचना होती है, पृष्ठीय पक्ष में मौजूद होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। केवल एक फाइलम में ये चीज़ देखने को मिलता है जो कि है कॉर्डेटा में। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर बोला, एक खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? खुली श्रृंखला वाला जिसमें कि चेन और ना ही रिंग बनता है, तो उसको बोलते हैं खुली श्रृंखला वाला। तो देखिए टॉलुलिन आपका यहाँ पर रिंग बनता है जिसमें कि CH3 एक पॉइंट पे जुड़ा रहता है। फिनॉल में OH जुड़ा होता है एक पॉइंट पे, तो ये सब आपका रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिन के बारे में याद रखना है, ये भी आपका रिंग फॉर्म करता है। बेंजीन तो आपका C6H6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका जो है चेन या फिर आपका रिंग फॉर्म करता है। लेकिन एसिटाल्डिहाइड जो होता है CH3CHO जिसका कि फॉर्मूला होता है, तो ये आपका रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, ठीक है। जो रिंग फॉर्म नहीं करता है, या आप कह सकते हैं जिसमें ओपन चेन होता है, ठीक है, तो ये यही होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा फ्यूरान का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इस तरीके का होता है। थायोफ्लोरीन का आपको याद रखना, सल्फर इसमें ऐड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के पास, ठीक है। और एक होता है पायरोल, तो पायरोल का इस तरीके से होता है। और पायरिडीन का होता है इस तरीके से। 13 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है। बाकी एक होता है एस्टिग्मेटिज्म यानी कि दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया का जो आकार होता है वो इरेगुलर शेप का हो जाता है। बाकी जो मायोपिया हम लोगों ने देखा, तो इसका उपचार के लिए जो है कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें दूर का नहीं दिखता है। सिंपल ऐसे याद रखिए कि दूर का देखने के लिए जो है अवतल लेंस का यूज करेंगे और निकट का देखने के लिए जो है उत्तल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनने लगता है, जिसके कारण दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर का नहीं दिखाई देगा लेकिन निकट का, सॉरी, इसमें दूर का दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। तो निकट का नहीं दिखेगा तो मैंने अभी बताया कि उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे निकट के लिए। इसमें रेटिना के बाद, इसमें पहले बन रहा था तो इसमें बाद में बनेगा, ठीक है। इसके अलावा एक होता है प्रेस बायोपिया, जिसको कि जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें ना तो दूर का दिखेगा और ना ही पास का दिखेगा, तो इसके लिए जो है बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि जिसमें उत्तल भी लगा होता है और अवतल लेंस भी लगाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें है। बाकी लेंस कैसा होता है, तो लचीलापन इसमें होता है, ठीक है।
बाकी एक होता है ग्लूकोमा और एक होता है ट्रकोमा, ठीक है। ये क्या होता है, तो दोनों ही घटनाएं आंखों पर बड़े दबाव के कारण होती है। ग्लूकोमा आमतौर पर वंशानुगत होती है, इलाज योग्य नहीं होता है ये। और जो ट्रैकोमा होता है वो जीवाणु संक्रमण होता है, ये भी आपका इलाज योग्य नहीं होता है, ठीक है। और आँख का दबाव मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो टोनोमीटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा मोतियाबिंद जो होता है वो लेंस पर प्रोटीन की परत का चढ़ना जो है मोतियाबिंद कहलाता है, जिससे कि दृष्टि में धुंधलापन या दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन के थ्रू इसको जो है सुधारा जाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं आंतरिक व्यापार रणनीति, ठीक है। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को क्या कहते हैं, आंतरिक व्यापार रणनीति। 15 नंबर क्वेश्चन है, संगीत मजुमदार को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए जो है कासा डेला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया, तो ये कथक के क्षेत्र में है, ठीक है। बाकी कथक से रिलेटेड एक्सपोनेंट आपको याद रखना है, जो भी महाराज लगा रहेगा, ठीक है, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इसके अलावा शोभना नारायण, सीताराम, सितारा देवी, ठीक है, कामनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, नारायणा प्रसाद, कालका प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, विद्या गौरी, अडगर, कुमुदनी लखिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदिति, मंगलदास, ये सब आपके जो रिलेटेड है किससे, कथक से। इसके अलावा कुमकुमधार, रोशनी कुमारी, गोपी कृष्णा, रानी कृष्णा, गीतांजलि और मौलिक सा, ये सब भी आपका रिलेटेड है। बाकी आगे किस वर्ष जेम्स मिल में 3 खंडों में एक विशालकृति ब्रिटिश भारत का इतिहास प्रकाशित किया गया था, तो ये 1817 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 3 खंड कौन कौन से थे, तो ये थे आपके हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष किसी महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो 1961 में दिया गया था, एनी लंस्टन को दिया गया था हॉकी के लिए, ठीक है। कृष्णा दास को दिया गया था इसी वर्ष तीरंदाजी के लिए। और बात करेंगे यहाँ पर जो है नंदू नौटकर जो है इनको मिला था बैडमिंटन के लिए, सहानंद शेट्टी जिसको कि कबड्डी के लिए मिला था, और मीना शाह जो थे, ठीक है, इनको बैडमिंटन के लिए मिला था 1962 में पहला अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है, तो 15 लाख की धनराशि दिया जाता है, ये चीज़ आपको पता होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीती हैं, तो विक्टोरिया केजर थेल्विक जो कि डेनमार्क की हैं, तो इनको मिला है। और मिसेज यूनिवर्स पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका नटालिया दरोक्षा, ठीक है। आगे है, कौन गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि थे, तो ये थे आपके प्रबोवा सुबियंते, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, प्रबोवा सुबियंते, याद रखिएगा। पहले मुख्य अतिथि अगर पूछेगा तो ये थे सुकर्णो, ये भी आपके इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। इसके अलावा 20वां क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट है, किस देश ने सार्वजनिक संस्थानों पर चेहरे के ढकने का पर प्रतिबंध लगाया है, तो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध जो आपका स्विट्जरलैंड में लगाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आर्टिकल मतलब इसमें, तो ये था हम लोग का आज का 20 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। बाकी इसी तरीके से आगे लेक्चर मिलते रहेंगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।